गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप खेल खेल में ही क्विज कॉन्टेस्ट के माध्यम से केबीसी की तरह ही आप प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और ज्ञान वर्धन कीजिए अपने आप का, और साथ ही साथ अपने एग्ज़ाम के प्रति जो कॉन्सेप्ट है उसको भी बेहतर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर इस चैनल में नए हैं और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है और ये मेरा इनिशिएटिव जो प्रयास है अगर जारी रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें, तो इस वीडियो को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। कॉन्सेप्ट है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या ड्रिफ्ट महाद्वीपीय प्रवाह किन किन साक्ष्यों के द्वारा प्रूव होता है, हाँ, कि महाद्वीप का जो प्रवाह हुआ था। पहला है ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, महासागर के चारों ओर समान आयु की चट्टानें। ओके। दूसरा है अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की तटरेखाओं की जो झिकसाट या झिकसॉ फिट फाट। और तीसरा है प्लेसर निक्षेप और चौथा है टिलाइट निक्षेप। विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट महाद्वीप प्रवाह का समर्थन करने के लिए। तो आपको महाद्वीप प्रवाह के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, अगर पूरा ग्लोब में अगर ध्यान से देखा जाए, सपोज ये है आपका अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये आपका कंटिन हो गया अटलांटिक महासागर, ये अफ्रीका और फिर ये इंडिया से, ठीक है। तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में आपको समझना। देखिए, ये जो इलाका है अफ्रीका का जो पश्चिमी इलाका है और दक्षिणी अमेरिका का जो पूर्वी इलाका है, दोनों आपस में मतलब एक तरह से फिट बैठ रहे हैं, समझो। ये इसमें घुस जा रहा है तो इसको बोलते हैं जिगसाव। तो जिगसाव फिट पहला सही है, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का। महासागर के जो चट्टान है उसकी आयु लगभग लगभग कांस्टेंट है, दोनों बराबर है, तो ये भी सही है। ये जो डिपोजिशन हुआ है मतलब अवसादी चट्टानों का डिपोजिशन, वो भी एक कारण है। और चौथा है टिलाइट निक्षेप, जैसे कि सोने के जो खदान है वो मिले हैं ऐसे स्थान पे जहाँ पर मतलब आश्चर्यचकित हो रहा है लोग कि आखिर घाना में सोने की खान कैसे मिली, जबकि घाना में सोने की खान या सोने के जो डिपॉजिट है वो संभव ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वैसा स्थिति होना मतलब इम्पॉसिबल है। तो टिलाइट निक्षेपण कहीं ना कहीं ये प्रूव करता है। ओके, तो चारों का चारों आंसर सही है। जी हाँ, 1 2 3 4। लेट्स सी समथिंग अबाउट इट। देखिए, महाद्वीप प्रवाह के समर्थन में कुछ साक्ष्य दिए गए हैं। पहला साक्ष्य है जिसको हम लोग जिगसाव, जैसे आपने पजल सॉल्व किया होगा उसको जिगसाव फिट बोलते हैं। तो जिगसाव फिट, ठीक है, जिगसाव फिट इज द जिगसाव फिट ही कारण है, ठीक है। तटरेखाएं जो है आपस में मिक्स हो जा रही है, अच्छी तरह से फिट बैठ रही है। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का प्लेट एक दूसरे के तटरेखाओं में इस प्रकार से घुस जा रहा है जैसे कि समझ लीजिए दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। पहले शुरुआत में वो एक ही प्लेट के हिस्से थे। महासागरों के किनारे की चट्टानें लगभग लगभग सेम आयु की है, ठीक है। चाहे वो पश्चिमी पश्चिमी अफ्रीका का देखिए या फिर आप दक्षिणी अमेरिका का देखिए, तो दोनों का दोनों एक जैसा उम्र का है। टिलाइट का मतलब होता है हिमनदों के निक्षेप से निर्मित जो अवसादी चट्टान है। जैसे भारत में जो अवसादी चट्टान है वो गोंडवाना क्रम की चट्टान है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में 6 अलग अलग जो भूखंड है उसमें भी मिला है। तो इसका मतलब है भारत कभी ना कभी वो दक्षिणी गोलार्ध में रहा होगा और वो टूट कर उत्तर की तरफ शिफ्ट हुआ होगा और फिर जाके कहीं ना कहीं इसका कारण अवसादी चट्टानों के जो निक्षेप है उसमें टिलाइट है, उसकी संभावना है। और प्लेसर निक्षेप, घाना तट में सोने के समृद्ध प्लेसर निक्षेप पाया जाना। इस क्षेत्र में स्रोत की चट्टानों की जो कि पूर्णता अनुपस्थित है। घाना में प्लेसर होना ही नहीं चाहिए क्योंकि चट्टान है ही नहीं सोने के। तो इसका मतलब ये है कि ये चट्टानें जो है वो ब्राज़ील के जंगल में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि घाना और ब्राज़ील की प्लेटें एक एक हिस्से में रही होगी। इसका मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है वो सही है। तो घाना के सोने के भंडार का स्रोत ब्राज़ील का पठार था जब दोनों महाद्वीप परस्पर जुड़े हुए थे, और एक समय आया था जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ था। आपको पता होगा इसके बारे में। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आप पढ़िए, इसके बारे में मैं मेंस में आपको इसका प्रश्न
समझाऊँगा कि किस प्रकार से जब पृथ्वी एक बड़ा-सा भूखंड हुआ करता था, जब लगभग समझिए कि जब पेंजिया का विखंडन हुआ तो गोंडवाना और अंगारा लैंड का निर्माण हुआ और लॉरेंसिया का निर्माण हुआ, ठीक है? तो इसके मतलब ये जिस प्रकार से प्लेटें विखंडित हुई, उसमें और भी कंसेप्ट है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के अलावा, जैसे कि सी फ्लोर थ्योरी है, उसको मजबूत देने के लिए। इसके बाद महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत तो आप समझ ही रहे हैं। इसको पुष्टि करने के लिए जो एक थ्योरी दिया गया था, उस थ्योरी के आधार पर आप इस चीज़ को कैसे सिद्ध कीजिएगा कि ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वास्तव में सही है। तो ये 4 बातें ध्यान रखिएगा आप। अब हम लोग आते हैं सवाना जलवायु के संबंध में। इसकी विशेषता अल्टरनेट क्रम में उष्ण वर्षा का मौसम और शीत शुष्क मौसम। हौसा जनजाति यहाँ पाई जाती है। अधिकांश क्षेत्रों में लेटराइट मृदा होती है जो फसलों के लिए समर्थन करती है। देखिए लेटराइट मृदा भी आजकल फसलों को समर्थन कर रही है। आपको लगता है कि लेटराइट मृदा फसलों को समर्थन करेगी? तीसरा तो ऐसे ही खत्म है। 3 खत्म, 3 खत्म, 3 खत्म, 1 और 2। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। सवाना जलवायु के बारे में समझ लीजिए। एकांतर क्रम में आर्द्र शुष्क केवल 2 ही मौसम होता है, शीतकाल और ग्रीष्मकाल। क्योंकि लेटराइट मृदा पाई जाती है तो लेटराइट मृदा अच्छी फसलों के लिए होती नहीं है। जैसे कि भारत में भी लेटराइट मृदा है तो वहाँ पर कुछ खास खेती होता नहीं है। वहाँ पर मतलब बहुत ही चट्टानें जो होती है बहुत कठोर होती है लेटराइट, ठीक है? और कई जनजातियाँ मिलती है, जैसे कि मसाई है, नाइजीरिया में हौसा है। अगला क्वेश्चन है, महासागर पृथ्वी पर किस कारण से बड़ी मात्रा में कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं? बृहद मात्रा में, ऐसा क्या कारण हो सकता है? एक तो पहला कारण आपको पूछा जा रहा है कि क्या ये बृहद भौगोलिक विस्तार, समुद्री जल और वायु के बीच कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दबाव में अंतर, फाइटोप्लैंक्टन और समुद्री घास की अधिकता। तो ये तो कॉमन सा है कि इसका सही जवाब आपको पता चल गया होगा। बहुत ही ईजी प्रश्न है कि कोई समुद्र है और समुद्र में कार्बन स्टोरेज, सपोज ये समुद्र है, तो इसमें एक तो भौगोलिक विस्तार बहुत ज़्यादा है इसका, पता ही होना चाहिए आपको। भौगोलिक विस्तार पृथ्वी में 70% के आसपास, 71% के आसपास जल है, ठीक है? यानी वाटर बॉडी है। तो एक तो इसकी भौगोलिक विस्तार ज़्यादा हो गई, भौगोलिक विस्तार ज़्यादा हुआ। दूसरा बात है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि समुद्र जल में बहुत अच्छा से घुला हुआ है, ठीक है? और दूसरा बात है इसमें फाइटोप्लैंक्टन, समुद्री घास सब मिलता है तो आसानी से कार्बन को स्टोरेज कर लेता है लोग, ठीक है? चारों तरफ से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को हम खा रहा है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि कार्बन स्टोरेज ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1, 2, 3। एक तो समुद्रों का भौगोलिक विस्तार बहुत ज़्यादा है और फाइटोप्लैंक्टन और समुद्री घास की अधिकता। महासागर पृथ्वी पर सबसे बड़े कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से पानी में घुल जाता है, जैसा कि जानते हैं, तो महासागर कार्बन का विशाल भंडार बन जाता है। महासागरों में कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन का एक चक्र मौजूद रहता है। समुद्री जल और वायु के बीच CO2 के आंशिक दबाव में अंतर, जिससे क्या होता है कि गैस का विनिमय बहुत ही आसानी से हो जाता है। एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड यू कैन सिंपली से ऑक्सीजन, दैट्स वेरी गुड इन समुद्र जलीय क्षेत्र। एक वायुमंडलीय CO2 को समुद्री जल में घुलने देता है, जिससे क्या होता है वायुमंडल CO2 है वो आसानी से समुद्र में घुल जाता है। नेक्स्ट है पश्चिमी भारत के निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों और उनसे जुड़े हुए क्षेत्रों पर विचार करना है। देखिए ऑप्शन सबके सामने है कि नासिक से मुंबई थाल घाट, मुंबई से पुणे भोर घाट, पुडुचेरी से तमिलनाडु पाल घाट, कोडाई कनाल से मदुरै सेन घाट, सेनकोटा घाट पास। तो कौन सा, इसको तो याद करना पड़ेगा आपको। इसका सही जवाब आपको मिलना है, इसका सही जवाब जो है वो 1 है, 2 सही है, 1, 2, 1 और 2। देखिए थाल घाट जो है नासिक से मुंबई के बीच में है, मुंबई से पुणे के बीच में भोर घाट है, और ये पाल घाट जो है ना वो पुडुचेरी नहीं बल्कि केरल को और तमिलनाडु से जोड़ता है, तो केरल और तमिलनाडु के बीच में ये पाल घाट है, ठीक है? और ये सेनकोटा पास जो है वो वास्तव में देखा जाए तो सेनकोटा पास
ये त्रिवेंद्रम और मदुरई के बीच में है, ना कि कोडाई कनाल के बीच। ठीक है, तो इसका सही जवाब समझ चुके हैं 1 2 3 ऐसे 1 3। चलिए, इसका सही जवाब 1 2। पश्चिमी घाट के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे जैसे थालघाट, जैसे बताया कि मुंबई नासिक को मुंबई से जोड़ता है, भोरघाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है, पालघाट केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, और जैसा कि सेनकोटा दर्रा जो है ये त्रिवेंद्रम और मदुरई को जोड़ता है। ठीक है, तो सेनकोटा याद रखिएगा, त्रिवेंद्रम और मदुरई, त्रिवेंद्रम और मदुरई, तो ये है सेनकोटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा माना जाता है कि इंडो ब्रह्मा नदी कई जल अप्रवाह प्रणालियों में विभाजित हो गई है। ये जो इंडो ब्रह्मा, ठीक है, या ब्रह्मपुत्र नदी की जो जल अफवाह है इस प्रणाली में कई प्रणालियों में विभाजित हो गई। इसका कारण कौन कौन सा इसमें शामिल है? तो इंडो ब्रह्मा नदी जल प्रवाह में कौन कौन सा शामिल है? तो गंगा और हिमालय उसकी सहायक नदियाँ, बिल्कुल सही है। असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ, ये भी सही है। और सिंधु भी इसकी और इसकी सहायक नदियाँ। वास्तव में इंडो मने इंडस और ब्रह्मा मने ब्रह्मा और उसकी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र नदी से। तो इंडस और ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसका जो जल अफवाह प्रणाली है उसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है? तो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, ये 3 नदियाँ और इसकी सहायक नदियाँ, तीनों का तीनों सही है। माना जाता है कि समय के साथ इंडो ब्रह्मा नदी 3 मुख्य अपवाह प्रणालियों में विभाजित हो गई। सिंधु और पश्चिम भाग में इसकी 5 सहायक नदियाँ, मध्य भाग में गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, और असम में ब्रह्मपुत्र और पूर्वी भाग में कुछ इसकी सहायक नदियाँ हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वायरमेंट सेक्शन से। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के संबंध में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न अनुसूचियों के अंतर्गत कौन कौन सा शामिल है? मछलियां हैं, सरीसृप है, कीट है, पक्षी है, कौन सा सही है? कि चारों के चारों हैं? इसके ऑप्शन तो मेरे ख्याल से ABCD दिया है। जी हाँ, ABCD 1 2 3 4, चारों के चारों। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत चारों के चारों है। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ठीक है, WLP 1972 में लाया गया था। जीव जंतुओं के संरक्षण, उनके प्रवास के अवैध, ठीक है, तो इसमें सभी के सभी शामिल है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न अनुसूचियों में कई जंगली जानवरों और पक्षियों की प्रजातियों को शामिल किया गया है। इसमें कीट है, सरीसृप है, मछलियां हैं, पक्षी है और स्तनधारी है। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता हॉटस्पॉट से। जैव विविधता हॉटस्पॉट, इसके बारे में बताना है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट का मानदंड क्या क्या है, तभी आपको जैव विविधता हॉटस्पॉट मिलेगा। सबसे पहला, संवहनी पौधे यानी वास्कुलर जो प्लांट्स होता है उसके कम से कम 15,000 प्रजातियां देशज होनी चाहिए। दूसरा है इसके मूल आवास का कम से कम 70% हिस्सा नष्ट हो चुका हो। क्या ये दोनों कंडीशन सही है किसी भी जैव विविधता हॉटस्पॉट के लिए? ध्यान से देखिए इसको। जैव विविधता हॉटस्पॉट के मानदंड को पूरा करने के लिए दोनों कंडीशन तो सही है, लेकिन थोड़ा सा गलती है यहाँ पर। यहाँ देशज नहीं होगा, ये देशज शब्द गलत है, बल्कि यहाँ पर होगा स्थानिकता, स्थानीय पौधा होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये देशज गलत है, स्थानीय होना चाहिए। ठीक है, लोकल होना चाहिए। तो केवल और केवल बी सही है इसका। जैव विविधता हॉटस्पॉट एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जैव विविधता बहुत ही उच्च मात्रा में मिलता है और इसके मानव गतिविधि बहुत ज़्यादा हुआ है इसमें, जिसके कारण इसका नुकसान हुआ है। तो जो IUCN है, IUCN के अनुसार, ठीक है, कोई भी क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट तब होगा जब एक क्षेत्र में संवहनी पौधों की कम से कम 1500 प्रजातियां, मतलब दुनिया का जितना प्रजाति है उसका 0.5% क्या होना चाहिए? स्थानिक होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्थानिक शब्द का इस्तेमाल किया गया, ना कि देशज। ये शब्द याद रखिएगा, स्थानिक होना चाहिए।
और इसके मूल आवास का कम से कम 70% हिस्सा नष्ट हो चुका हो। 3 बातें, आवास का 70% हिस्सा गायब हो गया हो, नष्ट हो गया हो, चाहे किसी भी कारणवश हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जैव विविधता हॉटस्पॉट से ही है। देखिए हॉटस्पॉट से क्या क्वेश्चन है कि दुनिया में कोई भी जैव विविधता हॉटस्पॉट में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रजातियों की संख्या से अधिक नहीं है। मतलब दुनिया में बहुत से ऐसे हॉटस्पॉट हैं, तो क्या ऐसा कोई हॉटस्पॉट नहीं है जो जैव विविधता के जो कंडीशन दिए गए हैं, हॉटस्पॉट के लिए जो कंडीशन दिए गए हैं उससे ज़्यादा नहीं है? ये क्वेश्चन है। दूसरा ऑप्शन है कि एंथ्रोपोसीन वर्तमान भूवैज्ञानिक समय अंतराल को दर्शाता है। एंथ्रोपोसीन जिसका उपयोग पर्यावरण पर मानवता के बड़े प्रभाव का वर्णन करने के लिए, तो एंथ्रोपोसीन का युग ये भूवैज्ञानिक अंतराल को दर्शाता है, तो दूसरा नंबर तो सही है। लेकिन पहला क्वेश्चन तो पहला आंसर तो गलत है। तो इसका सही जवाब केवल और केवल, मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा। जी हाँ, ओनली 2। लेट्स सी। जैव विविधता वाले कई हॉटस्पॉट 2 मानदंडों को पूरा करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा दक्षिण पूर्व एशिया में सुंडालैंड हॉटस्पॉट है और दक्षिण अमेरिका में उष्णकटिबंधीय एंडीज हॉटस्पॉट है। दोनों में लगभग 15,000 स्थानिक पौधों की प्रजातियां मौजूद है जो हॉटस्पॉट कंडीशन के लिए रिक्वायर्ड है। और कुछ हॉटस्पॉट तो ऐसे हैं जो कि वनस्पति का नुकसान जहां पर 70% होना चाहिए था वहां तो 90% से भी ज़्यादा हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गौर। ये गौर क्या है? देखिए गौर के बारे में आपको विचार करना है, जो कि भारत का बाइसन भी कहलाता है। और इसके बारे में कि गौर जो है दुनिया में सबसे बड़ा मौजूदा गौजातीय है, सबसे बड़ा गौजातीय है ये। और ये शुष्क भूमि में मिलता है और ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में एक मूल प्रजाति है। तो सबसे पहला आपको जो आता है उसको एलिमिनेट करने सीखिए। देखिए ये गौर मुख्य रूप से देखा जाए तो ये शुष्क भूमि में नहीं मिलता भैया, तो 2 तो गलत हो गया। अब रही बात गौर दुनिया का सबसे बड़ा गौजाती है, तो ये तो सही है क्योंकि एक तो दोनों में है। रही बात 3 की, तो 3 ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में ही मिलता है, तो सही बात है। तो केवल और केवल कौन सा कंडीशन सही है इसमें? सी इज द राइट आंसर आई थिंक। यस, गौर जिसे भारत का बाइसन भी कहते हैं, ये बिहार के वाल्मीकि के अलावा और भी घास के मैदान में मिलते हैं। जैसे कि दुनिया में सबसे बड़ा, जैसा कि बताया गया कि सबसे बड़ा गौजाती है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मौजूदा अब तक का गौजाती है। और ये घास के मैदान में मिलता है, शुष्क क्षेत्रों में नहीं, घास के मैदान में। और इसका मुख्य भोजन तो घास ही है। और ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया का मूल प्रजाति है। ध्यान रहे, दक्षिण और दक्षिण एशिया का मूल प्रजाति है। दक्षिण भारत में ये पश्चिमी घाट में और पहाड़ी क्षेत्रों में, खास करके ऐसे क्षेत्रों में जहाँ घास की व्यापकता होती है, उन क्षेत्रों में बाइसन यानी एक तरह से भैंसा समझिए ना, मिलता है। अगला क्वेश्चन है धान के भूसे में जैव अपघटक किसे अपघटित कर सकते हैं? किसे किस किस को अपघटित कर सकते हैं? धान के जो भूसे में जो जैव अपघटक निम्नलिखित में किसे अपघटित कर सकते हैं? सेलुलोज को, लिग्निन को और पैक्टिन को। विच आर द करेक्ट? तो अपघटक तो है, तो अपघटक तो मेरे ख्याल से सबको अपघटित कर देंगे। ठीक है, धान के भूसे में जो भी अपघटक होगा तो सबको अपघटित कर देंगे। ठीक है, देखिए आंसर डी है। पूसा डिकम्पोजर 7 कवकों का एक मिश्रण है। पूसा में एक मतलब पूसा इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है, वहाँ पर एक डिकम्पोजर बनाया गया है जो 7 कवकों का एक मिश्रण है, जो धान के भूसे में सेलुलोज, लिग्निन, पैक्टिन उसको पचाने के लिए एंजाइम का इस्तेमाल करता है। और ये 32 से डिग्री सेल्सियस पर वृद्धि करते हैं ये कवक। ठीक है, पूसा डिकम्पोजर के बारे में हो गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जिस पर आपको बताना है कि ये जो फिस्कल प्रूडेंस यानी राजकोषीय विवेक, क्या मतलब है इसका? देखिए ऑप्शन है स्क्रीन पर। राजकोषीय विवेक का अर्थ अर्थव्यवस्था में मांग उत्पन्न करने के लिए अधिक खर्च करना,
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन यानी FRBM फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में राजकोषीय विवेक की अवधारणा को संस्थागत रूप दिया। विच आर द करेक्ट। देखिए फिस्कल प्रूडेंस बोलिए, विवेक बोलिए, विवेक का मतलब ये नहीं होता है कि आप जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा खर्चा कर दीजिए, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। अधिक खर्च कैसे करेंगे, कम खर्च करेंगे ना, विवेकपूर्ण करेंगे, कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं, मतलब मेंटेन रखिए ना आप। और ये इसको 2003 में लाया गया था। देखिए सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जितना कमाई उतना खर्चा बैलेंस पे चला जाए। लेकिन सरकार जितनी सरकारें अब तक हुई है वो तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे इसका सही जवाब केवल और केवल 2 है, ना कि 1। देखिए राजकोषीय विवेक बजट के भीतर खर्च को दर्शाता है। बजट के भीतर खर्च मतलब जितना आपका बजट है उतना खर्च कीजिए। यदि सरकार अपने राजस्व से अधिक खर्चा करना जारी रखती है तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा या तो फिर अधिक से अधिक मुद्रा प्रिंट करना पड़ेगा। दोनों ही स्थिति बकवास है, क्योंकि अगर आप सरकार अधिक से अधिक लोन लेगी तो एक इफेक्ट है जिसका नाम है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। यू नो अबाउट दैट, क्राउडिंग इफेक्ट। क्राउडिंग इफेक्ट क्या होता है, एक तरह से सरकार जब अधिक से अधिक लोन लेगी तो बैंकों के पास लोन मतलब ऋण तो कम बचेगा। इससे क्या होगा सर, जो और भी जो कंपनियां हैं उसके लिए लोन लेना या ऋण लेना महंगा हो जाएगा, और लोन अगर मिलेगा भी तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि निजी कंपनियां जो होगी वो वंचित हो जाएगी। इसी को कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। और अगर दूसरा उपाय है कि अगर सरकार खर्च करने के लिए अगर मुद्रा का प्रिंटिंग कराती है तो इससे मुद्रास्फीति आने की संभावना हमेशा बरकरार रहेगी। तो दोनों स्थिति ठीक नहीं है। तो इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राजकोषीय नीति को एक तरह से डिसिप्लिन में लाने के लिए राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, ये सब जो घाटे हैं सरकार नियंत्रण में रखे, सरकार का ऋण GDP अनुपात उच्च ना हो जाए। इसी क्लोज को ध्यान में रखते हुए सरकार पर एक तरह से रेगुलेशन लगाने के लिए 2003 में FRBM एक्ट लाया गया था। ठीक है, तो राजकोषीय विवेक को अनिवार्य करने के लिए भारत सरकार ने 2003 में FRBM एक्ट लाया। इसका उद्देश्य राजकोषीय विवेक को संस्थागत बनाना, राजकोषीय घाटे को इस तरह से कम करना कि बजट संतुलित रहे। ओके, नेक्स्ट है सकल मूल्य वर्धित GVA के संबंध में। GVA ये क्या है, देखिए अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन और आय का एक मापक है, और यह उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में किए गए इनपुट और कच्चे माल की लागत को जोड़ने के बाद अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तु और सेवाओं की मात्रा को दिखाता है, उसके मूल्य को प्रदर्शित करता है। क्या इनपुट कॉस्ट और जो रॉ मटेरियल पे जो खर्चा हुआ है, रॉ मटेरियल पर, इस दोनों को GVA में ऐड किया जाता होगा? जी नहीं, ये कंसेप्ट ही गलत है। GVA में आप अगर GVA निकालना चाहते हैं तो आपको इनपुट कॉस्ट और रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है उसको बात करना पड़ेगा, तब आपका GVA पता होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट सही है। अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन और उसके आय की एक मापक है। ओके, आई थिंक यू नो अबाउट दैट। लेट्स सी, GVA अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और आय का एक माप है। यह वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में किए गए इनपुट और कच्चे माल की लागत कटौती के बाद, ध्यान रहे कटौती के बाद उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को दिखाता है। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि ये क्षेत्र विशिष्ट होता है, जैसे कि A क्षेत्र है, B क्षेत्र है, सी तो A में साइकिल है, B में मोटरसाइकिल है, C में कार है, तो कितनी उसकी उत्पादन हुई, कितना उसका उत्पादन हुआ, कितना इसका उत्पादन, सबको अगर सम्मेशन कर देंगे आप तो GDP आ जाएगा, GDP आ जाएगा। ठीक है, तो सम्मेशन ऑफ GVA ऑफ ऑल सेक्टर वी गेट द वैल्यू ऑफ GDP, जिसमें कि कुछ तो GDP निकालने समय आपको अगर GDP निकालना है तो उसमें आपको इनडायरेक्ट टैक्स को, ठीक है, जोड़ना पड़ेगा और सब्सिडी को घटाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जमा, बीमा,
गारंटी निगम के संबंध में यानी DICGC के संबंध में पूछा गया है। DIGC भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसका मतलब है कि इसमें केवल अकेला भारतीय रिजर्व बैंक का ही मालिकाना हक है और ये एक RBI की सहायक कंपनी है। क्या ये सही है? दूसरा है कि इसकी अधिकृत पूंजी ऑथराइज कैपिटल 5 करोड़ है और RBI द्वारा जारी किया जाता है और सब्सक्राइब भी किया जाता है। तीसरा है कि DIGC का प्रबंधन का निदेशक मंडल इसके अध्यक्ष के रूप में RBI के गवर्नर होते हैं। इसका मतलब DICGC का अध्यक्ष क्या RBI का गवर्नर होता है? क्या ये 5 करोड़ इसका अधिकृत पूंजी है और ये RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? 3 बातें आपको DIGC के संबंध में रखना होगा। तो तीनों स्टेटमेंट पर ध्यान देने के बाद पता चलता है कि दूसरा तो गलत है, तीसरा भी गलत है, केवल और केवल पहला सही है, क्योंकि 5 करोड़ नहीं बल्कि 50 करोड़ की ऑथोराइज कैपिटल है DIGC का और RBI का गवर्नर नहीं बल्कि RBI का डेप्यूटी गवर्नर, ठीक है, डेप्यूटी गवर्नर इसका अध्यक्ष होता है। आई थिंक गॉट इट। चलिए, जमा बीमा ऋण गारंटी निगम, जमा बीमा ऋण गारंटी निगम DICGC RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है और DIGC की जो ऑथराइज कैपिटल है यानी अधिकृत पूंजी है वो 50 करोड़ है और पूरी तरह से ये RBI द्वारा जारी और सब्सक्राइब की गई है और इसका जो अध्यक्ष होता है वो RBI का डेप्यूटी गवर्नर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई। त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई नाम से स्पष्ट है, सुधार के लिए कुछ तेज़ी से कदम लेना पड़ेगा, बैंकों से संबंधित है और ये UPSC पूछ चुकी है ऑलरेडी एक बार, हालांकि डिटेल में मैं बताने जा रहा हूँ आपको। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कमज़ोर बैंकों के संचालन की बारीकी से निगरानी करना ताकि उनके पूंजी के संरक्षण और जोखिम को बचाया जा सके और उसको प्रोत्साहित किया जा सके। दूसरा है कि वित्त रूप से जो कमज़ोर बैंक है जिसके द्वारा लाभांश वितरण यानी जो डिविडेंड होता है और शाखाओं का जो विस्तार होता है उस पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अगर आप प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में आ गए, कोई बैंक अगर प्रॉम्प्ट करेक्टिव PCA में आ गया तो ये बात उस पर लागू हो जाती है। जी हाँ, और ये बात भी सही है कि निगरानी उसकी बारीकी से निगरानी की जाती है। अगर वो PCA में आ गया तो PCA में आने का तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई यानी PCA एक ढांचा है जिसके तहत कमज़ोर वित्तीय वाले जो बैंक हैं उसको RBI के द्वारा निगरानी में रख दिया जाता है। कोई भी बैंक PCA के ढांचे में कब आएगा, कब उसको PCA के अंदर लाया जा सकता है? 3 मापदंड अगर वो पूरा नहीं करता हो। एक तो पूंजी अनुपातता, ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो होता है CRAR, ठीक है, कार। दूसरा है परिसंपत्ति गुणवत्ता, एसेट क्वालिटी, ठीक है, एसेट क्वालिटी। और तीसरा है लाभ प्राप्तता मतलब प्रॉफिटेबिलिटी। अगर ये तीनों कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है तो वो बेटा जाएगा PCA के अंदर, वो बैंक होगा PCA के अंदर और उस पर कठोर निगरानी होगी और साथ ही साथ उस पर कुछ कठोर मानदंड स्थापित कर दिए जाएंगे और उस कमज़ोर बैंक के संचालन में उसको बारीकी से निगरानी किया जाएगा ताकि उसके पूंजी के संरक्षण और जोखिम को उसको बचाया जा सके। और ये बात तो कमज़ोर बैंकों के द्वारा जो दिए जाने वाले शाखाओं का विस्तार है कि शाखा का विस्तार रोक दिया जाएगा और आप अपना जो प्रॉफिट है यानी डिविडेंड कुड नॉट बी शेयर, उस पर आप डिविडेंड शेयर नहीं कर सकते हैं, शाखा का विस्तार नहीं कर सकते हैं अगर आप PCA के कैटेगराइज में हैं तो। और ये NPA जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, NPA गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात और परिसंपत्तियों पर रिटर्न जैसे मापदंडों के रूप में परिलक्षित होता है। अगर आप प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में पहले आए, उसके बाद अगर PCA का मापदंड का पालन ठीक ढंग से नहीं हो रहा तो आने वाले समय में वो बैंकों का जो NPA है बढ़ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बेसल नॉर्म को भी कहीं ना कहीं एक तरह से बल देता है। बेसल नॉर्म्स, यू नो अबाउट दैट। बेसल 3 का अब हम लोग ये फॉलो कर रहे हैं और कार को मेंटेन करना ज़रूरी है, ठीक है, कैपिटल 1 कैपिटल 2 टियर 1 पूंजी टियर 2 पूंजी उसके तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा बाजार के वर्गीकरण के संबंध में। यू नो अबाउट दैट मनी मार्केट।
मनी मार्केट के बारे में आपको जानना है। कैपिटल मार्केट इज समथिंग डिफरेंट बट मनी मार्केट इज टेम्पोररी, ठीक है। तो सबसे पहले मनी मार्केट में क्या होता है कॉल मनी। ये कॉल मनी क्या है, नोटिस मनी क्या है और टर्म मनी क्या है, तीनों के कंसेप्ट को समझिए। देखिए कॉल मनी का क्वेश्चन पूछा गया कि क्या, जैसे ओवरनाइट उधार, असुरक्षित फंड उधार लेना, मतलब ओवरनाइट, एक दिन के लिए, रात भर के लिए। नोटिस मनी क्या है, ये 15 दिन के लिए होता है, और एक 15 दिन मतलब 15 दिन से 1 वर्ष तक के लिए, और टर्म मनी 14 दिन तक के लिए। तो मेरे ख्याल से इसमें पहला तो सही है। देखिए कॉल मनी एक ओवरनाइट, एक ना रात के लिए आपको असुरक्षित उधार मिल जाएगा, असुरक्षित फंड होता है। नोटिस मनी और टर्म मनी को एक दूसरे से रिप्लेस कर दिया गया है। नोटिस मनी में होता क्या है कि देखिए नोटिस मनी में 15 दिन तो होता है लेकिन 1 वर्ष तक नहीं होता है, ठीक है। और टर्म मनी जो होता है वो 1 वर्ष तक, 14 दिन से आगे और 1 वर्ष, 14 दिन से ऊपर और 1 वर्ष तक का, मतलब जिसमें हम लोग ओवरनाइट को छोड़ देते हैं। तो पहला अब तो समझ चुके हैं कि इसका ऑप्शन केवल बी है। कॉल मनी का सीधा मतलब होता है, कॉल मनी का क्या मतलब होता है, असुरक्षित फंड ओवरनाइट के लिए। नोटिस मनी का मतलब होता है 14 दिन तक की अवधि के लिए। और टर्म मनी 14 दिनों से अधिक और 1 वर्ष तक की 1 वर्ष तक की अवधि के लिए असुरक्षित उधार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी सेक्शन से, राज्यसभा के बारे में पूछा गया है। राज्यसभा के बारे में नहीं बल्कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के बारे में। यू नो दैट लोकसभा में 2 गो एंग्लो इंडियन जो कि अभी नहीं है, और राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को चुना जाता है जो अलग अलग फील्ड से कुछ ख्याति प्राप्त हो, जैसे कि साहित्य है, ठीक है, कला साहित्य। तो इससे संबंध है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के द्वारा अनुशंसा मिलने के बाद राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करता है। क्या वो सभापति के अनुमोदन पर दूसरा मनोनीत सदस्यों के पास वही अधिकार होता है और वही विशेष अधिकार होता है जो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के पास होता है। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, आपको अगर राज्यसभा के सदस्यों की जानकारी नहीं है यू विल बी कंफ्यूज इन इट। देखिए पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये राष्ट्रपति द्वारा सभापति से नहीं बल्कि एक तो कहें तो केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल के सिफारिश पे होता है। और मनोनीत सदस्यों के पास वही विशेषाधिकार वही अधिकार होते हैं, लेकिन निर्वाचित सदस्यों थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है, राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसका जो क्या बोलते हैं उसको, निर्वाचक मंडल जो होता है उसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इस प्रकार ये भी स्टेटमेंट गलत, ये भी स्टेटमेंट गलत। चलिए, राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य, उनके नामांकन का मापदंड साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा ऐसे क्षेत्र होना चाहिए। राष्ट्रपति जो है ऐसे व्यक्ति को केंद्र के द्वारा अनुशंसा करने पर चुनाव करता है, नामित करता है। मनोनीत सदस्यों के पास निर्वाचित सदस्यों के जैसा ही विशेषाधिकार होते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस ये है कि वो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान में भाग नहीं लेते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान संसद सदस्य को निर्हर घोषित करता है, उसके कौन कौन से मानदंड हैं। मतलब कोई सदस्य की निर्भरता, जो कि आपको पता होगा, निर्भरता तो बहुत तरह से होता है, लेकिन यहाँ पर बात किया गया है संविधान में क्या बोला गया है संसद के सदस्य की निर्भरता के लिए। क्या वो अगर वो लाभ का पद धारण कर ले तो वो संसद निर्भर घोषित हो जाएगा, मतलब उसकी सदस्यता खो जाएगी, विकृत हो जाए, एक पागल या दिवालिया हो जाए और दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ले। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? संसद बनने के लिए इनमें से चारों के चारों कंडीशन नहीं होने चाहिए। अगर आप संसद बनना चाहते हैं तो ये चारों कंडीशन को पहले हटाइए। अर्थात वो लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, विकृत नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, और दूसरे देश की नागरिकता अर्थात वो भारत की नागरिकता उसके पास होनी चाहिए। तो हो गया, इसका सारा का जवाब सही है, ABCD। एक सांसद, एक विधायक, निर्हर मतलब होता है उसकी सदस्यता खत्म, उसके कुछ बुनियादी मापदंड है या मानदंड है, जैसे कि संसद के लिए जो मानदंड है
वो उसका ज़िक्र जो है अनुच्छेद 102 में किया गया है कि क्या-क्या मानदंड है, और एक विधायक के लिए अनुच्छेद 151 में उसके लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, ठीक है? अगर वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण कर लेता है, ठीक है? अगर वो बेटा लाभ का पद धारण कर लिया, जिसको आज ज़िक्र 102 में किया गया है, ठीक है? अगर वो विकृत हो, उन्मूल, दिवालिया घोषित हो गया हो, दिवालिया मतलब उसका मतलब दिवालिया स्थिति मतलब हो सकता है वो, समझ लीजिए उसके पास कुछ पैसा नहीं है, कुर्की हो गया हो उसका, जब संपत्ति जब्त हो गया हो और भारतीय नागरिक ना हो या फिर किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लिया हो। ओके, अगला क्वेश्चन लाभ के पद के संबंध में है। लाभ के पद को, ये इसका क्वेश्चन तो यूपीएससी में पूछा जा चुका है 2018 या 19 में शायद। तो लाभ के पद को आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा में परिभाषित किया गया है। लाभ का पद परिभाषित है। दूसरा है कि लाभ का पद कानून विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को लागू करने का प्रयास करता है। क्या सही है? भारत के संविधान के अनुसार संसद सदस्य केंद्र सरकार के तहत लाभ का कोई पद धारण नहीं कर सकता है, लेकिन राज्य सरकार में ऐसा हो सकता है। ये तो गलत है। दूसरी बात, इसको परिभाषित तो नहीं किया गया, कोई भी ऐसा भी नहीं है कि जो लाभ के पद को परिभाषित करे। यूपीएससी ने मेंस में भी पूछा और यहाँ तक कि इसने प्रीलिम्स में भी पूछा है, तो ध्यान रहे इसके बारे में। तो मैंने बताया, तो पहला गलत है, दूसरा सही है और तीसरा भी गलत है, ठीक है? तो इसका सही जवाब केवल और केवल 2 होगा। संविधान के अनुच्छेद 102 सब क्लोज 1 और 191 सब क्लोज 1। 102 का हो गया लोकसभा मतलब आई मीन संसद के लिए, और 191 हो गया वो राज्य सरकार के लिए हो गया, ठीक है? इसमें लाभ के पद की व्याख्या की गई है, लेकिन परिभाषा नहीं दिया गया है, इसको परिभाषित नहीं किया गया है, लाभ का पद क्या होगा, ठीक है? इसको डिफाइन नहीं किया गया। सबसे बड़ी चिंता का विषय तो यही है, और इसका इसी लूप होल का तो फायदा ही लोग विधायक और सांसद लोग उठाते हैं, और सरकार में बड़े बड़े पदों के बिना भी ये कई सचिव के पद को ग्रहण कर लेते हैं, जो हमेशा विवादास्पद रहा है। तो क्या लाभ का पद संविधान के जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में परिभाषित नहीं किया गया है। ओके, आई एक्सप्लेन अबाउट इट। ओके, लाभ का पद कानून केवल संविधान की एक बुनियादी विशेषता है, जो विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को लागू करने का प्रयास करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, सीबीआई के संबंध में क्वेश्चन है। सीबीआई हमेशा चर्चा में रहती है और ये संघात्मक व्यवस्था के लिए एक तरह से मतलब चुनौती ही है कि जबरदस्ती जब मन तब केंद्र सरकार के तहत काम करने वाला सीबीआई राज्य में, राज्य की पुलिस व्यवस्था में, राज्य की निगरानी में मतलब एक तरह से हस्तक्षेप करता है क्या? इस तरह से सोच तो बनता ही है, लेकिन फिर भी देखिए सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय सीबीआई को किसी भी राज्य में किसी अपराध की जांच के लिए संबंधित राज्य की सहमति से ही पावर दे सकता है, अधिकृत कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट क्या राज्य से और हाई कोर्ट क्या राज्य से अनुमति लेगा कि सीबीआई जाओ, पार्टिकुलर राज्य में घुसो, वहाँ जांच करो, पता लगाओ? क्या सीबीआई को घुसने के लिए हाई कोर्ट को भी सीबीआई को निर्देशित करने के लिए राज्य से परमिशन लेना पड़ेगा? ये तो अपने आप में ही गलत लग रहा है। दूसरा है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय भी सीबीआई के आदेश दे सकते हैं कि राज्य की सहमति के बिना देश में कहीं भी अपराध की जांच कर सकें। तो ये तो एक दूसरे का जस्ट अपोजिट हो गया, रिवर्स हो गया, तो ये सही है। उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट सीबीआई के आदेश दे सकते हैं कि वो राज्य की सहमति के बिना ही देश के किसी भी क्षेत्र में घुसे और अपराध की जांच करें। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की जगह होना चाहिए केंद्र। केंद्र जब कभी भी सीबीआई को अगर राज्य में प्रवेश करने बोलता है तो राज्य के स्पेशल कंसेंट की ज़रूरत होती है। स्पेशल कंसेंट ऑलवेज चिंता का विषय रहता है। ममता बनर्जी जैसे हमेशा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, वो स्पेशल कंसेंट, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और स्पेशल कंसेंट को खींच ले लिए हैं, जिससे केंद्र के लिए एक तरह से बार 6 महीने के लिए और 1 साल तक के लिए मिलता है कि बिना मतलब पूछे आप जा सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार को ये अनुमति लेना पड़ता है, इसके बिना तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि केंद्र सरकार किसी राज्य में अपराध की जांच के लिए सीबीआई को तब अधिकृत कर सकता है, तब पावर दे सकता है जब
संबंधित राज्य इसके लिए हामी भर दे, सहमति दे दे, यानी इसको बोलते हैं जनरल कंसेंट, सामान्य कॉन्सेंट। ओके। हालांकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय देश की राज्य की सहमति के बिना ही, ठीक है, सीबीआई को इस तरह के अपराध की जांच करने के लिए आदेश दे सकते हैं। और आपके आखिरी प्रश्न का सवाल इस प्रकार है कि भारत की संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया, देखिए नहीं किया गया पूछा है। और दूसरा है कि भारत के संविधान में धार्मिक, भाषाई, जातीय अल्पसंख्यक को मान्यता दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, आपको लगता होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि अल्पसंख्यक शब्द परिभाषित नहीं है हमारे संविधान में। और दूसरा बात है कि भारत में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक की बात की गई है, जातीय अल्पसंख्यक कहाँ से आ गया? तो जातीय अल्पसंख्यक नहीं है, इसलिए केवल केवल ये सही है। तो संविधान है, हालांकि अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल तो हुआ, पूछा जाएगा कि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो ये गलत है। अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, कई जगह हुआ है। इनमें से कुछ अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 30 है, अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, ठीक है। तो नागरिकों को किसी भी, मतलब अनुच्छेद 29 में कहता है कि अपनी विशेष भाषा, लिपि, अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए एक समुदाय को, एक संपूर्ण समुदाय को अल्पसंख्यक माना जा सकता है। 30 में भी बताया गया है कि विशेष अल्पसंख्यकों की दो श्रेणियां हैं, एक भाषाई और एक धार्मिक और एक भाषाई अल्पसंख्यक, उसको विशेष प्रोटेक्शन मिलता है 30 के तहत, ठीक है। और 350 ए और 350 बी में भाषाई अल्पसंख्यकों की बात की गई है। तो इस प्रकार आपको मैंने बेहतरीन तरीका से एक्सप्लेन के साथ कोशिश की है कि आप आईएएस जैसे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करें, बड़ा सपना देखें, और डोंट वरी अबाउट दैट। हिंदी मीडियम के बच्चे, डोंट वरी, वी आर विथ यू, हम लोग आपके साथ हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो, और मैं आपके साथ बना रहूँगा और लगातार इस तरह की वीडियो प्रस्तुत करता रहूँगा। थैंक यू।